Hello everyone. In this video, we will continue about the main features of the Indian Constitution. In our last video, we have discussed about the sources of Indian Constitution. If you have not studied about the sources of Constitution, kindly refer to my last video. In the feature of Indian Constitution, the following points are very important for the examination point of view. The first point say that the Indian Constitution in the bulkiest most constitution in the world. अगर मैं इसको सबसे आसान भाषा में बोलूँ तो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल वाइज, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको लिखा गया है और हर एक एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन राइट्स से लेके जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हर के बारे में जो है बहुत ही डिटेल प्रोविजंस जो है यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इतने आर्टिकल्स होने के बाद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत ही बड़ा जो है बल्किएस्ट बनाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। सेकेंड जो इसका प्रोविज़न है ये है द कम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कहने से मतलब है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रोविज़न जो है वो ईज़िली अमेंड हो जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर कोई प्रोविज़न जो है जो ईज़िली अमेंड नहीं हो पाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो रिजिड बनाते हैं। नेक्स्ट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमको पता है कि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। लोकसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी होती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। देन फिर नेक्स्ट जो अपना प्रोविज़न है ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम मतलब व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट विथ अ यूनिटरी बायस। यहाँ यूनिटरी बायस कहने का मतलब है कि द सेंटर टेंड्स टू हैव मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। दैट मेक्स इंडिया अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विथ अ यूनिटरी बायस, और इन अ लेमन टर्म वी कैन से द क्वासी फेडरल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे इंडियन सिटीजन्स के पास, और ड्यूटीज़ भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जैसे पार्ट 3 में जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, और पार्ट 4A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किए हुए हैं। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यह हमारे इंडिया में जो है फॉलो किया जाता है। सिंगल सिटीजन्स एंड इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर जनरली जो है ये हमको देखा जाता है कि इमरजेंसी पावर जनरली हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, इनके हाथ में जो है इमरजेंसी पावर्स जो है इम्पोज करने की शक्तियाँ इनके पास है। 3 टाइप के इमरजेंसी पावर है, ये आने वाले वीडियोस में जो हम देखेंगे, जहाँ पे जो है एक तो नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, देन फिर एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन फिर लास्ट जो फीचर है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, डेट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहने का मतलब है कि एवरीवन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर एंटाइटल्ड टू राइट टू वोट। जो भी लोग 18 साल के ऊपर हैं उन सबको जो है वोटिंग करने का इंडिया में जो है वो अधिकार दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, क्या ये वोटिंग का एज जो है, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था 1958 में 50 में जब लागू हो गया था, तो तब से क्या ये 18 ईयर्स के लोगों को वोटिंग देने का अधिकार था, या एज जो है ये डिफरेंट थी? चलिए सोचिए आप, फिर कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर कीजिएगा। चलिए जाते जाते मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ। पहले ये एज जो थी वो 21 ईयर्स थी। मतलब अगर आप 21 साल के जो हैं एज कंप्लीट कर चुके हैं, देन फिर जो है आपको राइट टू वोट इंटाइटल किया जाएगा। लेकिन बाद में जो है इस एज को रिड्यूस कर दिया गया, 21 से 18 साल कर दिया गया बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। 1988 में जो है इस वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया, 21 साल से घटा के इसको 18 साल कर दिया गया। मतलब जो है ये इनिशियली जो है वो 21 साल था, लेकिन 1988 के बाद से ये 18 साल कर दिया गया। मतलब देश के आज़ाद होते ही जो है 21 साल के लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था, लेकिन आगे आके 1988 में वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स कर दी गई थी। देन फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे हमारे जो है वो पार्ट 1।
जैसे मैंने बताया था आपको कि अभी भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली जो है वो 22 पार्ट ही हैं, लेकिन कुछ सब पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितना है, पार्ट 4A। तो ये ए वाले जो है ये पार्ट 4 में जो है 2 पार्ट्स बनाते हैं, एक तो सिंपल पार्ट 4 जो है DPSP, और पार्ट 4A जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। तो यहाँ पे जो है इस तरह से टोटल प्रेजेंटली जो है 25 पार्ट्स बनते हैं, लेकिन अभी भी ये 22 पार्ट्स, अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलेंगे तो वो टोटल जो है वो 22 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, लेकिन सब पार्ट्स मिला के उसको 25 पार्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ जब देखेंगे पार्ट 1 में जो है इंडियन ये यूनियन और उसके टेरिटरीज़ के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया के नाम को प्रिस्क्राइब करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द इंडिया डेट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जिसको भारत नाम से भी जाना जाएगा, वो जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हर स्टेट्स जो हैं वो मिलके भारत कंट्री को जो है इंडिया कंट्री को जो है फॉर्म करते हैं। देन फिर किसी नए स्टेट्स को जो है वो अगर भारत में मिलाना है तो ये आर्टिकल 2A के प्रोविजंस दिए गए हैं। किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के जो है बाउंड्री वगैरह ऑल्टर करने हैं या एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ तो कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़ बना था, तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो है किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविज़न था ये कौन से आर्टिकल में दिया गया था, आर्टिकल 370। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो रिवोक किया गया है, तो हो सकता है उससे रिलेट क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कौन से आर्टिकल में दिया गया था। तो ये आर्टिकल 370 370 के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया था। पार्ट 2 जो है ये जनरली जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ये इतने इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से, तो इसलिए जो है हम इसको स्किप करेंगे, इस पार्टिकुलर प्रोविजंस को। अभी भी जो है इंडिया में सिटीजनशिप जो है ये पहले 1955 के जो है एक्ट से दिया जाता था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यहाँ आप देख रहे होंगे। अभी हाल ही में जो है कुछ दिन पहले जो है CAA का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि गवर्नमेंट लेके आई थी अभी 2019 में, जिसके बाद शाहीन बाग वगैरह वगैरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो ये सब जो है सिटीजनशिप से ही रिलेटेड था। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।